नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी की एडवांस सीरीज में मैं उदेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एडवांस सीरीज के अंदर हम अभी पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने जो एडवांस सीरीज है दोस्तों, उसके अंदर अभी तक हमने ओबीजी जो सब्जेक्ट है, इसके अलावा हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सारे जितने भी जो सिस्टम्स है दोस्तों वो पढ़ लिए हैं। हमने स्टार्ट किया था एंडोक्राइन सिस्टम से। इसके बाद में हमने पढ़ा दोस्तों आपका न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इसके अलावा इसमें आईईआर भी पढ़ा हमने। इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा है दोस्तों रीनल सिस्टम, जीआई ट्रैक्ट, इंटीगुमेंट्री, कार्डियक। तो बहुत सारे जो ऐसे सिस्टम्स है दोस्तों वो हमने लगभग सारे जो सिस्टम है वो हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद हमने पीडियाट्रिक नर्सिंग स्टार्ट की थी। कुछ क्लासेज जो है दोस्तों हमारे पीडियाट्रिक नर्सिंग के अभी तक हो चुकी हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की जो हमारी क्लास है, छोटे से क्लास है दोस्तों, आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम की कमी है, बट मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यूटी नहीं टूटे। इसलिए कंटिन्यूटी नहीं टूटने के कारण मैं ये जो क्लास है एक छोटी सी क्लास ही ले रहे हैं। हम 7-8 क्वेश्चन इसमें हम करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हमारे इसके सामने पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा आपको कि द नर्स ऑब्जर्व दैट एन इन्फेंट हैज एसिमेट्रिकल ग्लूटियल फोल्ड। कि एक इन्फेंट है दोस्तों, नर्स ऑब्जर्व करती है कि उसको क्या है, 1 साल तक का बच्चा इन्फेंट कहलाता है, उसको एसिमेट्रिकल ग्लूटियल फोल्ड की कंडीशन है। उसे है एसिमेट्रिकल ग्लूटियल फोल्ड। बस एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज इनफ टू डायग्नोज दिस टाइप ऑफ डिजीज। मतलब एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से ही हम बहुत सारी जो चीजें हैं दोस्तों वो हमें पता लग जाती हैं। फॉर विच डिसऑर्डर शुड द नर्स परफॉर्म ए फोकस्ड असेसमेंट। तो उस पेशेंट को क्या क्या है, किस चीज के ऊपर असेसमेंट देना चाहिए। कॉन्जेनिटल इनवॉल्वर हर्निया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज या डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों दैट इज डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप होगा। डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप जो है वो जिस भी बच्चे को होता है, जिस भी कंडीशन के अंदर होता है दोस्तों, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि हमेशा एसिमेट्रिकल जो ग्लूटियल जो फोल्ड है ना दोस्तों वो क्या होता है देखने को मिलता है। तो एसिमेट्रिकल ग्लूटियल फोल्ड क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले उससे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप। तो डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप के बारे में हम बात करते हैं। कि डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप क्या होता है। डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप, यहाँ पर दोस्तों डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया मतलब ये हो रहा है कि डेवलपमेंट के दौरान जो डेवलपमेंट जो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नहीं हुआ। हम जानते हैं दोस्तों जब भी हम हिप जॉइंट पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि एक कैविटी होती है आपकी, दैट इज एसिटाबुलम, एसिटाबुलम कैविटी, और इसके अंदर फिट होता है दोस्तों आपका हेड ऑफ द फीमर। इस कैविटी के अंदर क्या फिट होता है आपका हेड ऑफ द फीमर क्या होता है दोस्तों फिट होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो हिप जॉइंट उसका क्या होता है फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो फॉर्मेशन है दोस्तों इसमें चाहे किसी में भी प्रॉब्लम हो, चाहे ये जो एसिटाबुलम कैविटी है ये डीप न होकर सैलो रहे, या जो हेड है उसके अंदर प्रॉब्लम हो, या और कोई भी प्रॉब्लम है, दोनों के अंदर भी क्या हो सकती है दोस्तों प्रॉब्लम होती है। तो अगर दोनों का जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं हो पाए तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप के नाम से हम इसे जानते हैं। तो एक बार लिख लो, बस कुछ नहीं लिखना, लिखने में क्या वही लिखना है, यही सेंटेंस आपको लिखना है कि भाई इसके अंदर क्या हो रहा है, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है। तो लिख लो इट इज इम्प्रॉपर डेवलपमेंट, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट किस चीज का डेवलपमेंट दोस्तों, क्या तो ऑफ द हिप। अब इसमें कोई भी इंक्लूड हो सकता है, हिप का मतलब पूरा हिप जॉइंट है इसमें, दैट इंक्लूड जो इंक्लूड कर सकता है एसिटाबुलम को, या फिर दोस्तों हेड ऑफ द फीमर को, हेड ऑफ द फीमर, या फिर बोथ, दोनों के अंदर भी क्या हो सकती है दोस्तों प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप। देखो सिंपल सी वर्ड में अगर आप समझोगे ना तो सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि जो एसिटाबुलम कैविटी है ना उसके अंदर जो फीमर का जो हेड है वो फिट रहना चाहिए, वो नहीं रहता। हो सकता है कि वो थोड़ा लूज हो सकता है कि वो थोड़ा बाहर हो, थोड़ा अंदर हो, या हो सकता है कि वो बिल्कुल क्या हो जाए बाहर हो जाए। तो तीनों जो कंडीशन है दोस्तों इसके अंदर पाई जा सकती हैं। एक इसमें क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक चीज बनती है इसमें ध्यान रखना, जो इसका जो इंसिडेंस है, इसका जो इंसिडेंस है दैट इज मोर इन फीमेल। इंसिडेंस जो है वो फीमेल के अंदर क्या आता है दोस्तों, थोड़ी सी आवाज आपको ऐसे लग रही है मैं थोड़ा सा बीमार हो रहा हूँ इस चक्कर में, बट आप काम चलाओ सभी। तो फीमेल के अंदर मेल से क्या होता है दोस्तों ज़्यादा होता है। इसका जो रेशो है वो 60:40 होता है। मतलब कि
60% फीमेल के अंदर पाया जाता है और मेल के अंदर ये 40% पाया जाता है। तो 60% 40 क्या होता है दोस्तों, रेशो होता है। इसके अलावा जो बच्चे जिनके अंदर ब्रीच प्रेजेंटेशन होता है उनके अंदर भी ये जो कंडीशन है दोस्तों वो क्या होती है, ज़्यादा देखने को मिलती है। ब्रीच प्रेजेंटेशन वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी ये कंडीशन होती है, ज़्यादा देखने को मिलती है। अब आगे हम इसका दोस्तों क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि भाई इसको हम किस किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। एक पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज एसिटाबुलर। एसिटाबुलर एसिटाबुलर सबसे माइल्ड फॉर्म होती है, मतलब ज्यादा सीरियस फॉर्म नहीं होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो हेड है वो रहता तो किसके अंदर है, एसिटाबुलम कैविटी के अंदर रहता है, बस थोड़ा सा लूज रहता है। तो इसको माइल्डेस्ट फॉर्म बोलते हैं। इसको हम किस नाम जानते हैं, माइल्डेस्ट फॉर्म है ये आपकी, ठीक है। तो फीमोरल हेड, इसमें लिख लो फीमोरल हेड, फीमोरल हेड रिमेन्स इन, मतलब इसी के अंदर रहता है, रिमेन्स इन एसिटाबुलम कैविटी, एसिटाबुलम कैविटी। और दूसरी ज़्यादा सीरियस फॉर्म नहीं होती है ये, तो इसको माइल्डेस्ट फॉर्म बोलते हैं। अगर देखिए तीनों टाइप की अगर हम बात करें तो तीनों टाइप के अंदर सबसे माइल्डेस्ट जो फॉर्म होती है दोस्तों वो किसके अंदर होती है, आपकी एसिटाबुलर के अंदर ही होती है। तो दिस इज द माइल्डेस्ट फॉर्म। दूसरा इसके अंदर आता है दोस्तों सब लैक्सेशन। दूसरे प्रकार की फॉर्म है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पार्सली क्या हो जाता है, डिस्प्लेस्ड रह जाता है, मतलब कुछ अंदर रहेगा कैविटी के अंदर और कुछ चीज क्या होगी बाहर निकल जाएगी, तो उसको बोलेंगे पार्सली हुआ है ये, और मोस्ट कॉमन भी होता है, ठीक है। तो इसमें ये लिखना कि फीमोरल हेड पार्शियली डिस्प्लेस्ड, मतलब पार्शियली होता है, पूरी तरह से नहीं होता। इसमें से एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये बनता है, ठीक है, कुछ नहीं लिख रखा मैंने, पार्शियल डिस्प्लेस्ड लिखा हुआ है। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है इन सब में, सब लैक्सेशन पाया जाता है, तो मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है। पहले वाला लिखा था माइल्डेस्ट फॉर्म, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, इनमें ये सब ज्यादा पाया जाती है। थर्ड जो है दोस्तों वो डिसलोकेशन कंप्लीट रूप से हो गया, तो फिर वो क्या कहलाएगा, डिसलोकेशन कहलाएगा। तो तीसरी जो फॉर्म होगी दैट इज डिसलोकेशन, तीसरी जो फॉर्म होगी दैट इज डिसलोकेशन। अब डिसलोकेशन लिखने की आपको कोई जरूरत है नहीं, सिंपल सी बात है दोस्तों कि एक तो मोस्ट सीरियस फॉर्म होगी और फीमोरल हेड जो है वो एसिटाबुलम कैविटी के कांटेक्ट में भी नहीं होता है, बाहर होता है बिल्कुल, ठीक है। तो फीमोरल हेड इज नॉट इन कांटेक्ट विद एसिटाबुलम। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, डिसलोकेशन के नाम से जानते हैं, इसे हम डिसलोकेशन के नाम से जानते हैं। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से बहुत सारे जो क्वेश्चंस है दोस्तों वो पूछे जाते हैं। तो एक बार क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं हम कि क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं इसके। अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। सबसे पहला कोई भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दे सकता है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट है। पहला इसका कि भाई जो लेग को जो पास लेके जाते हैं ना, जिस साइड मान लो डिसलोकेशन हो रहा है उसमें लेग को पास लेकर जाएंगे तो वो इतना पास नहीं जा, पास नहीं, दूर, जो ज्यादा दूर लेकर जाएंगे एब्डक्शन में दूर होता है, तो दूर लेकर जाएंगे तो दूर नहीं हो पाता, तो जो एब्डक्शन है वो लिमिटेड हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। तो ये होता है लिमिटेड एब्डक्शन है, ध्यान रखना, एडक्शन नहीं है ना, एब्डक्शन। एब्डक्शन की मैंने आपको कल भी एक ट्रिक बताई थी याद करने के लिए कि ए बी मतलब अबे भाग, मतलब दूर जाना, तो लिमिटेड एब्डक्शन हो जाता है इसमें ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, मतलब जिस एक्सट्रीमिटी के अंदर ये डिसलोकेशन है उस एक्सट्रीमिटी के अंदर दोस्तों जो एब्डक्शन है वो नहीं हो पाएगा। लेग को पास लेकर आना चाहेगा तो पास नहीं आ सकती लेग, ठीक है। तो सॉरी, दूर नहीं जा सकती, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दूर नहीं जा सकती, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दूर नहीं जा सकती। एब्डक्शन मतलब अबे भाग है, तो दूर लेकर जाना चाहेगा तो दूर नहीं जा सकती है। तो इसे किस नाम जानते हैं, लिमिटेड एब्डक्शन के नाम से जानते हैं। दूर है ये, ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ यार, मेरे मुंह से 2 बार निकल गया, लेकिन ये दूर आएगा। एब्डक्शन का मतलब दूर नहीं जा पाएगी ये, तो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। अब ये जो ऑप्शन आपको जो दे रखा है दोस्तों यही दूसरा है, भाई इसमें एसिमेट्री पाई जाती है स्किन फोल्ड्स के अंदर। अभी दिखाता हूँ क्या होता है ये। तो एसिमेट्री हो, कई चीज़ों की एसिमेट्री हो सकती है दोस्तों, जैसे कि आपका जो थाइज के अंदर जो फोल्ड है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको जब समझ में आ जाएगा, थाई के अंदर फोल्ड है उनकी एसिमेट्री, या जो ग्लूटियल जो फोल्ड है उनकी एसिमेट्री, या पोप्लिटियल जो फोल्ड है उनकी एसिमेट्री। तो जो स्किन जो फोल्ड है
उनके अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों, एसिमेट्री पाई जाती है। एसिमेट्री का मतलब ये होगा कि भाई एक लेग के अंदर जैसा है वैसा दूसरी लेग के अंदर नहीं पाया जाने वाला क्या कहलाता है, एसिमेट्री कहलाता है। अब ये देखो अभी क्या है भाई, इसको देखो आप एक बार, ये यहाँ पर देखो, दीज आर द थाइज फोल्ड। अब इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पर आपको ये फोल्ड दिखाई दे रहा है, ये फोल्ड दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर एक फोल्ड दिखाई दे रहा है। तो एक साइड दो फोल्ड बन रहे हैं और एक साइड क्या बन रहा है दोस्तों, एक फोल्ड बन रहा है। तो इनको किस नाम से जानेंगे, सब एसिमेट्री के नाम से जानेंगे। क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों, अगर एक का जो लेग है वो सही से कॉन्टेक्ट में नहीं होगा तो जो फीमर जो हेड है दोस्तों वो क्या होगा, बाहर रहेगा, उसके कारण जो फोल्ड है वो दोनों सेम नहीं बन पाते हैं। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, एसिमेट्री ऑफ फोल्ड के नाम से जानते हैं। तो ये थाइज में भी बन सकते हैं, पोप्लिटियल जो रीजन है दोस्तों यहाँ पे भी बन सकते हैं, या फिर जो ग्लूटियल जो रीजन है दोस्तों वहां पर भी बन सकते हैं। तो किसी के अंदर भी ये पाए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा इनको देख लेना कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पर कि इस जगह पर ये दो फोल्ड बने हुए हैं और इधर यहाँ पर क्या बना हुआ है दोस्तों, एक फोल्ड बना हुआ है। तो ये दोनों सिमेट्री क्या सेम नहीं है, मतलब इधर और इधर दोनों सेम होने चाहिए। जैसे इधर दो बने हुए क्या तो दो इधर बने, या एक है तो एक बने। तो इस प्रकार से एसिमेट्री पाई जाती है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, एसिमेट्री के नाम से इसे जानते हैं। इसके अंदर एक साइन आता है दोस्तों, उस साइन के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो हो सकता है कि सीधा पूछ ले वो कि ऑर्टोलोनी टेस्ट क्या होता है, ठीक है, या ऑर्टोलोनी साउंड भी बोलते हैं इसको हम। एक्चुअली में दोस्तों क्या होता है कि जब हम बच्चे के लेग को दूर की तरफ लेकर जाते हैं तो ये दिस इज गोइंग एबडक्शन, एबडक्टिंग मतलब दूर की तरफ लेके जा रहे हैं। और साथ में क्या करते हैं दोस्तों, इसको एक्सटर्नली रोटेट करते हैं, बाहर की तरफ क्या करते हैं दोस्तों, रोटेट करते हैं। तो जो एक आवाज सुनाई देती है, एक क्लिक की आवाज सुनाई देती है, ऑडिबल क्लिक सुनाई देती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं। ये हमें शो करता है कि उस पर्सन को क्या है दोस्तों, डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप है, ठीक है। ये उस पर्सन के अंदर डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप को क्या करता है, शो करता है। तो अब इसके अंदर हम दो चीजें कर रहे हैं। पहली चीज हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, बस ये दोनों टर्म जो है ना वो याद रखना जरूरी है इसके अंदर की। एक चीज तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एबडक्टिंग कर रहे हैं, एबडक्टिंग, और दूसरी चीज बाहर की तरफ रोटेट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन। ये स्क्रीन पॉज हो गई, कैसे हुई पता नहीं, अभी चेक करता हूँ, एक मिनट रुकना। तो ये है आपका ऑर्टोलेनी टेस्ट। तो ऑर्टोलेनी टेस्ट में क्या हो रहा है दोस्तों कि हम एबडक्टिंग और एक्सटर्नल रोटेशन कर रहे हैं, तो हमें एक आवाज सुनाई देती है, दैट इज ऑडिबल क्लिक। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो ऑर्टोलेनी टेस्ट के नाम से जानते हैं। टेबल से ऑर्टोलेनी साइन भी लिख देते हैं ये, ठीक है। टेबल से क्या लिख देते हैं, ऑर्टोलेनी साइन। तो ये दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ सकता है। तो थर्ड ये लिख लो, ऑर्टोलेनी टेस्ट साउंड या क्लिक साउंड, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, पता नहीं किसी एग्जाम में कैसे दे दी, कई बार क्वेश्चन है दोस्तों का पता नहीं रहता है ना, कैसे भी वो अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार से वो दे सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको प्रति रहना पड़ेगा। एक दूसरा क्या होता है दोस्तों कि जो फिट नहीं होता ना, तो जो लेग जो फीमर जिस लेग के अंदर डिसलोकेशन ऑफ हिप हो रखा है वो क्या हो जाती है, थोड़ी शॉर्ट हो जाती है। तो इसको लिखते हैं शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब, शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब ऑन अफेक्टेड साइड, ठीक है। लेग भी लिखा हो सकता है या फिर लिम्ब भी लिखा हो सकता है। मतलब जिस साइड प्रॉब्लम है दोस्तों उस साइड क्या हो जाती है, शॉर्टनिंग हो जाती है। तो जैसे कि बोलेंगे शॉर्टनिंग ऑफ द फीमर लिम्ब ऑन अफेक्टेड साइड। इसके अलावा जो गेट जो है दोस्तों, जो बैलेंस है वो भी क्या हो जाता है, सही नहीं रहता। तो इम्प्रॉपर गेट हो जाता है, मतलब जब बच्चा को आप चलाने की कोशिश करोगे तो सही से चल भी नहीं पाएगा, उसका जो बैलेंस है वो सही से रह नहीं पाता है। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, इसे हम इम्प्रॉपर गेट के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, इम्प्रॉपर गेट के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों कि भाई क्या क्या पोजीशन देते हैं, ये तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों इसके मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दोस्तों इसकी पोजीशन आता है कि भाई आपको पोजीशन कौन सी देनी है। तो पोजीशन के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, जो लेग है और हम जानते हैं कि भाई इसमें एबडक्शन में प्रॉब्लम आती है, तो हम लेग को क्या करते हैं, स्लाइटली फ्लेक्स्ड करके और उसको एबडक्ट कर देते हैं, ठीक है। या ऐसे नहीं तो फिर हम स्पाइका कास्ट का क्या करते हैं, यूज करते हैं, प्लास्टर लगा देते हैं, ठीक है। लेग से स्लाइटली, अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको, फ्लेक्स्ड एंड एबडक्टेड, स्लाइटली फ्लेक्स्ड करके एबडक्टेड कर देते हैं। यूज कर लेते हैं हम किसका यूज करके, यूजिंग स्पाइका कास्ट। मैंने स्पाइका कास्ट मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में पूरे कास्ट जो है इतने डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। आप जाकर वहाँ पर डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। देखो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। तो दिस इज स्पाइका कास्ट, ये बच्चे के अंदर जो यूज हो रखा है, ये क्या है दोस्तों, आपका स्पाइका कास्ट है। यहाँ पर ये लगा हुआ है जो
ये स्पाइका कास्ट, इसको बोलते हैं बार। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, बार, जो इसे स्ट्रेंथनिंग देता है, मजबूती देता है, इसको लूज नहीं होने देता है, तो ये बार कहलाता है। ठीक है, तो ये ऐसे स्पाइका कास्ट लगा के बच्चे को प्लास्टर लगाना पड़ता है, करे क्या, कुछ है नहीं तो उस प्रकार से कर सकते हैं। या कई बार इसमें जब सर्जरी करनी पड़ती है तो सर्जरी भी करनी पड़ सकती है दोस्तों। तो सर्जरी जो है उसको बोलते हैं ओपन रिडक्शन, मतलब ओपन करके रिडक्शन करते हैं। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम आप उसमें पढ़ो, मैंने अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझाया हुआ है ना। फिर साथ बाद में फिर क्या कर देते हैं, कास्टिंग कर देते हैं। तो ओपन रिडक्शन फिर कास्टिंग जो है दोस्तों वो क्या करते हैं, सर्जरी में कर देते हैं। एक नई चीज़ इसमें और देखने को मिली है, देखो मैंने जब पढ़ा उसमें दे रखा था, ये कई बार नाम आ जाए, मान लो इसको बोलते हैं पाउलिक हार्नेस। ठीक है, तो ये टेक्निक यूज की जाती है जिसमें कास्ट की जगह इस प्रकार से, ये जो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों इनको पाउलिक हार्नेस के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। लेकिन ये 4 से 5 मंथ से जो यंगर होते हैं उन्हीं के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, हम यूज करते हैं। ये स्टेबलाइज कर देता है लगभग 3 से 6 वीक के अंदर। ठीक है, 3 से 6 वीक की जो एज होती है लगभग उसके अंदर क्या कर देता है, स्टेबलाइज कर देता है। इसे किस नाम जानते हैं, पाउलिक हार्नेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा इमेज को ध्यान रख लेना। और ये भाई किसके अंदर पाउलिक हार्नेस यूज किया जाता है, तो ये याद रख लेना कि भाई ये डिसलोकेशन ऑफ जो हिप है दोस्तों उसके अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। एक बार यार इसको थोड़ा सा सही करता हूँ, ऊपर का जो है वो सही नहीं दिख रहा। अब सही है, ठीक है, अब ठीक आ रहा है। ठीक है, तो इसे हम पाउलिक हार्नेस बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसको क्या किया जाता है दोस्तों, यूज किया जाता है। तो नाम याद होना चाहिए बस मैनेजमेंट के अंदर कि क्या क्या चीज़ें हम क्या करते हैं दोस्तों इसके अंदर यूज करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट जो नर्सिंग जो मैनेजमेंट उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट से। तो अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों तो एक सीधा सिचुएशन ये आता है कि अगर आप मान लो बच्चे का हेड को उठाना है तो हम कभी भी सीधा हेड को नहीं उठाते। कभी भी अगर बच्चे के हेड को आपको एलिवेट करना है तो रेज करेंगे हम विद मैट्रेस, या जो क्रीम जो है जो उसका छोटा बेड होता है उसी को क्या करते हैं, सीधा हेड करते हैं, तो वो रेज करते हैं। तो रेज करेंगे हम हेड ऑफ द बेड एंड क्रीम। ठीक है, बच्चे का छोटा बेड उसको क्रीम। ये क्या काम करता है दोस्तों, अगर ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा मान लो स्पाइका कास्ट में हो और आप सीधा हेड को जब वो करते हो ना तो उसके कारण नेक का क्या हो सकता है दोस्तों, फ्लेक्शन हो सकता है। तो उसको ये प्रिवेंट करेगा, तो प्रिवेंट करता है ये नेक फ्लेक्शन को। इसको प्रिवेंट करता है नेक फ्लेक्शन, मतलब जब बच्चे का हेड को आप उठाना तो पूरे बेड को जो गद्दा है ना उसी को हम क्या करते हैं, उठाते हैं। या फिर जो बच्चे का छोटा बेड है उसको क्या करते हैं दोस्तों, रेज करते हैं। ठीक है, आगे इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। दूसरा दोस्तों देखो, बच्चा एक कास्ट लगा हुआ है, अब बच्चे की एक्टिविटीज मिनिमम हो जाती है तो बच्चे के अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की क्या हो जाती है दोस्तों, चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम बच्चे को पोस्चुरल ड्रेनेज से रिलेटेड क्या करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं। कारण समझ में आ गया, क्योंकि एक्टिविटी कम हो जाएगी ना स्पाइका कास्ट के बाद, तो पोस्चुरल ड्रेनेज जो एक्सरसाइजेज है दोस्तों वो बच्चे को क्या होगी, करवाई जाएगी। पोस्चुरल ड्रेनेज एक्सरसाइजेज है जो करवाई जाती है। इसके बाद स्पाइका कास्ट लगने के बाद दोस्तों जो बच्चे का जो सर्कुलेशन उसको भी असेस करना जरूरी होता है। इसलिए हम असेस करते हैं सर्कुलेशन टू टोज, असेस सर्कुलेशन टू टोज। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल पेरिफेरल एरिया में देखेंगे हम, पेरिफेरल जो एरिया दोस्तों वो यही है। तो पेरिफेरल एरिया के अंदर हम क्या करते हैं, जो सर्कुलेशन उसको असेस कर लेते हैं। तो टोज के अंदर जो सर्कुलेशन दोस्तों उसको असेस करते हैं। तो कैसे असेस करेंगे भाई, पेडल पल्स देखेंगे, दूरस्थ जो पल्स है वो देखेंगे। तो कौन सी पल्स देखेंगे दोस्तों, पेडल पल्स। इसके अलावा हम असेस करेंगे कि कहीं साइन ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा है, जैसे फोल स्मेलिंग हो, ऐसी चीज़ें। इसके अलावा हम असेस क्या करते हैं दोस्तों, साइन ऑफ जो इन्फेक्शन है वो भी हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। बच्चे के कास्ट के कारण प्रेशर सोर होने के चांसेस होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं, स्मॉल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों वो बच्चे से क्या रखें, दूर रखें। तो बेड के ऊपर नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो प्रिवेंट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स अंडर कास्ट। जो कास्ट लगा हुआ है उसके अंदर छोटे छोटे खिलौने, टॉयज, इन सबको नहीं रखना चाहिए। अब बच्चा एक्टिविटी नहीं करेगा तो कॉन्स्टिपेशन के जो चांसेस है दोस्तों वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई प्रिवेंट करें क्या, कॉन्स्टिपेशन। अब कैसे प्रिवेंट करें वो सब आप जानते हो, उनको बताने की जरूरत आपको है नहीं। ठीक है, डाइट के बारे में पूछा जाए तो डाइट ज़्यादातर थोड़ा सा बड़ा बच्चा हो गया तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देंगे। अब जो दूध ही पीता है दोस्तों उसको तो क्या स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट देंगे, तो वो तो जो डाइट देते हैं वैसे ही। एक इमोशनल सपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इमोशनल सपोर्ट के लिए क्या करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना
इमोशनल सपोर्ट के लिए हम मदर को कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को क्या करो, टच करो, यूज टच एज पॉसिबल। ये बच्चे को इमोशनली क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि आप बच्चे स्पाइका कास्ट लगा यार, आप बच्चे को टच ही नहीं कर रहे हो तो इससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है ना, इसलिए हम ये करते हैं। दूसरा दोस्तों, कार में बैठाने के लिए ना ये दिया गया है, हमारे इंडिया में तो चलो बिना कार में भी काम चल जाएगा, लेकिन वहाँ पर दिया गया है कि आपको कार में बैठाना है तो उसके लिए एक स्पेशली डिजाइंड कार सीट आती है, वो यूज करनी पड़ती है। डिजाइंड स्पेशली डिजाइंड कार सीट का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। स्पेशली डिजाइन कार सीट क्या की जाती है दोस्तों, यूज की जाती है। ठीक है, बस ये इतनी सी चीजें हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं इतना पढ़ने को। देखो ज़्यादा एक तो इसके जो टाइप है ना वो तीनों पढ़ो बिल्कुल भाई, एसिटेबुलर, सबलक्सेशन और डिसलोकेशन, और एक इसकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसमें एब्डक्शन याद रखना आप, ठीक है, एसिमेट्री, और ये एक नाम याद रखना आपको, ऑर्थोलेनी टेक्स्ट। बस ये चीज़ें पढ़ लो, उस काम चल जाएगा आपका। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों कि द नर्स ऑब्जर्व दैट इन्फेंट हैज एसिमेट्रिकल ग्लूटियल फोल्ड है ना, मैंने आपको बता दिया कि बच्चे के अंदर क्या किसका साइन है दोस्तों, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया। कॉन्जेनिटल इन्वेंटल हर्निया में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज, तीनों के अंदर ही ये साइन दिखाई नहीं देता। अब क्या रीजनिंग दो भाई, नहीं दिखाई देता, उसके अंदर लेग जो है दोस्तों, जो फीमर का जो हेड है वो क्या आ गया, नीचे आ गया है, तो औरों में बाकी में नहीं आ रहा, तो इसलिए दिखाई नहीं देता। अब ऐसा तो कोई रीजन नहीं दे सकते ना कि एक एक को एक्सप्लेन करके बताऊँ भाई ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो बस लिखो इसमें डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हेड में, डिस्प्लेजिया ऑफ हिप में एसिमेट्रिकल ग्लूटियल कोमा थाई एंड पोप्लिटियल फोल्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है, बस और कुछ है नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने है दोस्तों कि ए 3 month ओल्ड इन्फेंट विद सीवियर डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप, वही है सीवियर टाइप का है, तो बिल्कुल दोनों चीजें क्या हो गई दोस्तों, बाहर हो गई हैं आपकी। तो सीवियर डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया मतलब क्या है कि जो फीमर ऑफ हेड है वो एसिटाबुलर कैविटीज क्या हो गया, बाहर हो गया है। हैज ए हिप स्पाइका कास्ट, उस स्पाइका कास्ट लगाया गया है, हिप स्पाइका कास्ट अप्लाई किया गया है। व्हाट शुड द नर्स टीच द पेरेंट्स टू प्रिवेंट ए सीरियस कॉम्प्लिकेशन, अब कॉम्प्लिकेशन भी ध्यान रखना, सीरियस टाइप का है इसमें। पहला दे रखा है चेंज द डायपर्स फ्रीक्वेंटली, भाई ये बात सही है, बट डायपर्स है ना उनको चेंज करना चाहिए, लेकिन उसके कारण क्या होगा, कोई सीरियस जो कॉम्प्लिकेशन है उनके चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं, ये बात है सही। बट इसमें दे रखा है कि भाई सीरियस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड क्या दे रखा है, डिक्रीज द नंबर ऑफ फीडिंग्स पर डे, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। फीडिंग को आपको कभी भी हम कम नहीं करेंगे, फीडिंग जो है जितनी देते हैं उतनी फीडिंग हमें देनी पड़ेगी। ऐसे तो है नहीं कि न्यूट्रिशन को आपको कम करना पड़ेगा, तो न्यूट्रिशन को किसी भी वे में क्या नहीं करते हैं दोस्तों, कम नहीं करते हैं। थर्ड है अवॉइड टर्निंग फ्रॉम प्रोन टू सुपाइन पोजीशन, अरे भाई इसके अंदर तो पोजीशन को फ्रीक्वेंटली चेंज किया जाता है, पोजीशन को क्या करेंगे, फ्रीक्वेंटली चेंज करेंगे, एवरी 2 आवर ये पोजीशन क्या करते हैं दोस्तों, चेंज करते हैं, तो ये क्या करा है, अवॉइड करेंगे हम टर्निंग पोजीशन, तो ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। लार्ज रखा है कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ देयर इज ए फॉल स्मेल, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको कहा था कि आपको असेस करना है हमेशा कि आपको पेरिफेरल जो सर्कुलेशन है उसको असेस करना है, इसके अलावा आपको असेस करना है दोस्तों साइन ऑफ इन्फेक्शन, तो फॉल स्मेल जो है दोस्तों दैट इज द साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड यू शुड रिपोर्ट इट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो लिखो डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया विद हिप स्पाइका कास्ट वाले पेशेंट के स्पाइका में अगर फॉल स्मेलिंग आती है तो यह साइन ऑफ इन्फेक्शन है
तो यह साइन ऑफ इन्फेक्शन है और इसे HCP को रिपोर्ट करना चाहिए बस HCP को आप इसको रिपोर्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ए 4 मंथ ओल्ड इन्फेंट हैड ए स्पाइका कास्ट अप्लाइड। 4 महीने का बच्चा है, स्पाइका कास्ट लगा हुआ है, उसके रीजन क्या है, डिसलोकेशन या डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप हो रखा है, ठीक है, डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप हो रखा है। What should the nurse include in the discharge instruction to the patient? अलग अलग टर्म है, ये थोड़े से मिक्स कर दिए मैडम ने जिन्होंने टाइप किया है। नर्स इंक्लूड इन, तीन है, नर्स इंक्लूड इन द डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन टू द पेरेंट्स, ठीक है। स्पाइसा कास्ट लगा दिया, आपको क्या करना है दोस्तों, देखो पहला ऑप्शन देखा है ऑब्टेन ए स्पेशली डिजाइंड कार सीट, तो मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों, दिस इज द राइट आंसर कि ऐसे पेशेंट के अंदर जो कार सीट जो होती है दोस्तों वो स्पेशली क्या होती है, डिजाइंड होती है। सेकंड है कीप डायपर्स ऑन टू प्रिवेंट सोलिंग ऑफ द कास्ट, ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा रखना है, आप इसको ऑफ और ऑन करके रख सकते हो। हाँ जी जरूरी है कि सोइलिंग करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमेशा इनको ऑन ही रखो डायपर्स को। डायपर जो रैसेज हैं या आगे पढ़ेंगे हम डायपर डर्मेटाइटिस उसके होने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। चेंज द इन्फेंट पोजीशन एवरी 8 आवर, भाई इन्फेंट की पोजीशन हर 8 घंटे में चेंज करो, बिल्कुल गलत है। 8 घंटे में नहीं चेंज करेंगे, हर 2 घंटे के अंदर हम क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे। लास्ट में यूज द बार बिटवीन द इन्फेंट्स लेग टू चेंज द पोजीशन, कभी भी आप बार लगा कर है ना पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो बार है दोस्तों, ये बार लगा हुआ है, इसको लगा के आप कभी भी जो पोजीशन चेंज करने में क्या आती है, दिक्कत आती है इसके अंदर, ठीक है। क्या आती है दोस्तों, दिक्कत आती है। तो इसलिए ये एक्चुअली में क्या करते हैं, बार जो है ना ये अलाइनमेंट हिप्स को क्या करता है, बनाए रखता है। और अगर आप इस बार को हटाओगे तो ये इसको क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। ये कास्ट को क्या कर देगा दोस्तों, अगर आप इस बार को रिमूव कर दिया तो ये कास्ट को क्या कर देगा, वीक कर देगा। कास्ट को क्या कर देगा, वीक कर देगा। क्यों, क्योंकि ये जो बार है दिस इज यूज्ड फॉर द अलाइनमेंट के लिए, प्रॉपर अलाइनमेंट रहे, अलाइनमेंट ऑफ हिप्स के लिए क्या होता है दोस्तों, ये जरूरी होता है, इसलिए हम इसको नहीं हटा सकते, तो ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑब्टेन ए स्पेशली डिजाइन कार सीट। लिख लो स्पाइका कास्ट लगे हुए पेशेंट में, स्पाइका कास्ट लगे हुए चाइल्ड में स्पेशली डिजाइंड कार सीट यूज करते हैं। स्पेशली डिजाइंड कार सीट क्या करते हैं दोस्तों, हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट प्रोसीजर शुड ए नर्स यूज व्हेन एलिवेटिंग द हेड ऑफ एन इन्फेंट इन स्पाइका कास्ट। मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ ये, भाई अगर आपको बच्चे को हेड को उठाना है ना तो आप सीधा बच्चे के हेड को नहीं उठाओगे, क्योंकि स्पाइका कास्ट लगने के बाद क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा पूरा का पूरा जो मैट्रेस है उसी को क्या करते हैं दोस्तों, हम हटाते हैं, ठीक है। मैट्रेस को क्या करते हैं, वो ऊंचा करते हैं, हाई करते हैं, या जो बेड है उसको क्या करते हैं, हाई करते हैं। कहते चेंज दिस पोजिशन आफ्टर एन आवर, वह 1 घंटे के बाद इस पोजीशन चेंज करते, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे की पोजीशन हम चेंज करते रहते हैं हर 2 घंटे के अंदर। प्लेस पिलोज अंडर द शोल्डर्स, ये भी गलत है, ठीक है। ये डिस्कम्फर्ट कोज कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तक कोज कर सकता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। दिस कैन कोज डिस्कम्फर्ट और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट क्या कर सकता है, ये कोज कर सकता है। थर्ड क्या देखा, पैड द एज ऑफ द कास्ट विद फोल्डेड डाइपर, कि भाई जो एज ऑफ द कास्ट है, जहाँ पर किनारे हैं कास्ट के, उस जगह पर हम ये करेंगे दोस्तों। ये हेल्प नहीं कर पाएगा, चलो आप लगा दोगे, आपने मान लो फोल्डेड जो डाइपर है वो लगा दिए भी, तो भी दोस्तों ये किसमें हेल्प नहीं कर पाएगा। आपको बेड का हेड एलिवेट करना है, तो यहाँ पर ये अलग ही बात कर रहा है कि भाई आप क्या करेंगे, फोल्डेड जो डाइपर है उसके जो एजेज है, उसके सॉरी जो कास्ट है उसके जो एजेज है उसके ऊपर फोल्डेड डाइपर लगा देंगे, तो दोनों का लेना देना का कुछ है ही नहीं। लास्ट करके रेज द एंटायर मैट्रेस एट द हेड ऑफ द क्रीम, बिल्कुल सही है। जो पूरा जो मैट्रेस है दोस्तों, पूरा का पूरा मैट्रेस को हम क्या करते हैं, रेज करते हैं, ठीक है। पूरे मैट्रेस को क्या करते हैं, रेज करते हैं। सॉरी, लिख लो इसको, लिखो स्पाइका कास्ट लगे हुए बेबी में हेड को एलिवेट करने के लिए एंटायर मतलब पूरे के पूरे, एंटायर किसको, एंटायर मैट्रेस को
मैट्रेस को ही रेज करते हैं, ठीक है, एंटायर मैट्रेस को रेज मतलब ऊंचा करते हैं, रेज करते हैं, एंटायर मैट्रेस को क्या करते हैं दोस्तों, हम रेज करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है ऐसे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए 3 month ओल्ड इन्फेंट। एक नर्स है दोस्तों केयर कर रही है 3 महीने का ओल्ड इन्फेंट है, वो इज डायग्नोज्ड विद कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। पूरे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर दोस्तों हर एक चीज़ के अंदर क्या की हुई है, इसमें अच्छे से बात की हुई है कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती, तो वो सब हमने क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। आप एक बार एंडोक्राइन सिस्टम में जाकर देख सकते हो, कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म की भी बात की हुई है हमने वहाँ पे, ठीक। 3 महीने का बच्चा है, उसको जन्म से कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म है। बोर्ड शुड द पेरेंट्स to be told of the probable effect on the infant's future if treatment is not begin immediately। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे, अगर आप क्वेश्चन देखो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर बच्चा है दोस्तों उसको कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म है और अगर आपने उस बच्चे को ट्रीट नहीं किया तो उसके अंदर क्या होगा, ठीक है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म है दोस्तों, मतलब कि थायराइड ग्लैंड T3 जो T4 जो हार्मोन है उनके जो सीक्रेशंस है वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। पहला देखा मिक्स एडिमा, मिक्स जो एडिमा दोस्तों वो किसके अंदर पाया जाता है, एडल्ट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और ये कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो एक्चुअली में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है किसके अंदर, मिक्स एडिमा के अंदर। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन ये गलत है। हाँ हाइपोथायरॉयडिज्म जरूर है लेकिन दोस्तों एडल्ट के अंदर होता है ये, और कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म इसमें कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। सेकंड के अंदर थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म के बाद और ज्यादा हो रहा है तो थायराइड क्या कहलाएगा, टॉक्सिकोसिस कहलाएगा। तो ये तो ज्यादा होना होता है तो ये भी क्या है दोस्तों, गलत है। नेक्स्ट है दोस्तों स्पास्टिक पैरालिसिस, दिस इज प्रेजेंट इन सेरेब्रल पाल्सी। स्पास्टिक जो पैरालिसिस है दोस्तों किसमें प्रेजेंट होता है, सेरेब्रल पाल्सी में। लास्ट बच गया दोस्तों आपका मेंटल रिटार्डेशन, ध्यान रखना क्योंकि हम जानते हैं कि T3 T4 जो हार्मोन है दैट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन की जो एबिलिटीज है दोस्तों उनके लिए जरूरी होता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि 3 महीने से पहले पहले अगर जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाए। 3 महीने का बच्चा है दोस्तों, ठीक है, कि अगर इसका ट्रीटमेंट मान लो स्टार्ट नहीं हुआ ना 3 महीने तक भी, तो उसके अंदर चांसेस होते हैं ऐसे बच्चे के अंदर किस चीज़ के, मेंटल रिटार्डेशन के क्या रहते हैं दोस्तों, चांसेस रहते हैं। मेंटल रिटार्डेशन के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। तो लिख लो इसमें कॉन्जेनिटल, इसमें लिखो कॉन्जेनिटल कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म का अगर अगर ट्रीटमेंट का अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया गया तो बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो बच्चे के अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है ऐसे बच्चे के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन के अंदर रखा कि एट ए विजिट टू द वेल बेबी क्लिनिक, एक वेल बेबी जो क्लिनिक है दोस्तों उसमें क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। द पेरेंट्स आर अपसेट, ठीक है, पेरेंट्स वेल बेबी क्लिनिक के अंदर क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। और जो पेरेंट्स है दोस्तों वो क्या हो गए हैं, अपसेट हो गए हैं, ठीक है। पेरेंट्स क्या हो गए हैं, अपसेट हो गए हैं बिकॉज देयर 9 month ओल्ड इन्फेंट हैज ए सीवियर डायपर रैश, क्योंकि उनके 9 महीने का जो बच्चा है दोस्तों उसको क्या हो रखा है, सीवियर डायपर रैशेज हो रखे हैं। वो कहते हैं कि डायपर पहनाते हैं, आपके सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होगी। तो सीवियर जो डायपर जो रैशेज है ना दोस्तों वो हो रखे हैं। वन पेरेंट वांट्स टू नो हाउ टू ट्रीट इट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम रीअकरिंग, इसको कैसे तो ठीक किया जाएगा और कैसे इसको वापस से दोबारा से नया हो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। व्हाट कोज ऑफ, कौन सा ऐसा कोज होता है डायपर डर्मेटाइटिस का, शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन आंसरिंग द पेरेंट्स क्वेश्चन। बस सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि भाई जो डायपर जो डर्मेटाइटिस हो रहा है दोस्तों उसका रीजन क्या होता है, किस कारण से जो डायपर डर्मेटाइटिस है दोस्तों वो देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना कि डायपर जो डर्मेटाइटिस है, थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस करते हैं। डायपर डर्मेटाइटिस क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली में जो स्किन है उसका क्या हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है। और स्किन के इरिटेशन होने के 2 रीजन माने जाते हैं, एक तो होता है दोस्तों फिसेज और एक होता है यूरिन। अगर वो यूरिन नहीं लिखेगा तो अमोनिया लिखेगा। तो डर्मेटाइटिस का मतलब क्या हो रहा है, ये इरिटेंट के कारण हो रहा है। तो इट इज एन इरिटेंट डर्मेटाइटिस, इट इज एन इरिटेंट डर्मेटाइटिस, ये एक इरिटेंट डर्मेटाइटिस है। इरिटेशन के कारण हो रही है, मेनली ज्यादातर किसमें होती है, इन्फेंट के अंदर होती है। क्या क्यों होती है दोस्तों, रीजन क्या है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड, मतलब ज्यादा लंबे समय तक कांटेक्ट होने के कारण, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट विद फीसेज और
यूरिन, और यूरिन नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा, अमोनिया, क्या लिखेगा, अमोनिया। उसके कारण से ये हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे लीजन्स बन जाते हैं, जो कि कैसे कलर के होते हैं दोस्तों, वार्म और मॉइस्ट होते हैं। कैसे होते हैं, वार्म एंड मॉइस्ट। वार्म और मॉइस्ट क्या हो जाते हैं दोस्तों, लीजन बन जाते हैं। इनको कई बार ग्लेज्ड इरिथ्रोमेटस लीजन भी बोलते हैं। इनका एक टर्म है इनके लिए दोस्तों, तो उस टर्म को याद रख लेना, ग्लेज्ड इरिथ्रोमेटस लीजन। रेड कलर के हैं ये, ठीक है, लीजन। तो ये टर्म भी आप थोड़ा सा देख लेना कि भाई ग्लेज्ड इरिथ्रोमेटस जो लीजन है वो किसके अंदर बनते हैं, ठीक है, किसके अंदर बनते हैं। एक क्वेश्चन इसके कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड आता है कि भाई इसका कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है इसके कारण, तो कैंडिडियासिस हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन होगा तो कैंडिडियासिस होने के जो चांसेस हैं दोस्तों वो हो जाते हैं। तो कैंडिडियल इन्फेक्शन हो जाता है इसके अंदर। कैंडिडियल जो इन्फेक्शन है दोस्तों उसके होने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं, अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट के अंदर हम मेनली जो यूज करते हैं दोस्तों वो हम माइल्ड टॉपिकल लगाने वाले स्टेरॉइड यूज करते हैं, साथ में एंटी फंगल एजेंट देते हैं। तो माइल्ड टॉपिकल मतलब लगाने वाले, ठीक है, माइल्ड टॉपिकल स्टेरॉइड, स्टेरॉइड विद एंटी फंगल एजेंट, विद एंटी फंगल एजेंट क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है वो कि भाई डायपर डर्मेटाइटिस होने का जो रीजन है ना वो बताना है। पहला क्या है, यूज ऑफ द डिस्पोजेबल डायपर्स, सेकंड क्या है, प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट विद एन इरिटेंट, थर्ड है डिक्रीज्ड पीएच ऑफ द इन्फेंट्स यूरिन एंड टू अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉलिड फूड। जब हमने सॉलिड फूड बहुत जल्दी दे दी उसके कारण से हो रहा है, या फिर जो पीएच जो है दोस्तों वो क्या हो गई है, यूरिन की कम हो गई है, या आप इरिटेंट के साथ ज्यादा कांटेक्ट रहा है, या डिस्पोजेबल डायपर्स का यूज होना, ठीक है। देखो अब इनमें दोनों में से दो रीजन दे रखा है, यूज ऑफ डिस्पोजेबल डायपर्स एंड प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट विद एन, ठीक है। तो दोस्तों दो इसमें जो ज्यादा बेटर जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट विद एन इरिटेंट, क्योंकि वैसे डायपर्स के कारण भी होता है, यूज ऑफ डिस्पोजेबल डायपर भी होता है, लेकिन उसका रीजन क्या है, डायपर तो सीधा रीजन नहीं होगा ना, तो रीजन क्या होता है, इरिटेंट होना, किसके साथ, प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट होना इरिटेंट के कारण, ये रीजन होता है। इसलिए इन दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा, तो सेकंड चूज करेंगे, ध्यान रखना। ऑप्शन बहुत अच्छा है ये, लेकिन आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। थर्ड में ध्यान रखना, पीएच जो है वो डिक्रीज होने की जगह इंक्रीज होती है, इंक्रीज जो पीएच है वो ज्यादा इरिटेशन कॉज करती है दोस्तों, ध्यान रखना। टू अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड फूड, भाई ऐसा कोई कहीं पर नहीं लिखा हुआ, कोई ऐसी रिसर्च नहीं हो रखी है कि आप सॉलिड फूड अगर आप जल्दी देने लग गए बच्चे को, एज से पहले देने लग गए तो उस बच्चे के अंदर ऐसी चीज देखने को मिलेगी। तो ऐसा कहीं भी किसी भी जगह पे ये चीजें नहीं लिखी हुई है, तो ये बिल्कुल क्या है दोस्तों आपका गलत है, ठीक है। तो इसमें लिख लो, लिखो प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट विद, प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट विद, prolonged contact with irritant can cause diaper dermatitis। बस ब्रैकेट में लिख लेना फीसेज एंड यूरिन। यूरिन और फीसेज का ज्यादातर कांटेक्ट रहता है लंबे समय तक, तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पेरेंट्स ब्रिंग ए 2 वीक ओल्ड इन्फेंट टू द क्लिनिक बिकॉज इन्फेंट कंटिन्यूअली रिगर्जिटेट, ठीक है, रिगर्जिटेशन मतलब बैक फ्लो हो रहा है, 2 सप्ताह का बच्चा है, इन्फेंट है, कंटिन्यूअली क्या करता है, रिगर्जिटेट करता है, जो भी चीज खाता है वो वापस से बाहर आ रही है। इस कंडीशन को किस नाम जानते हैं, कैलेसिया के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना कैलेसिया की डेफिनेशन जो आगे लिख रखी है, ठीक है, अब इसको चैलेसिया बोलते हो कैलेसिया बोलते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। इनकम्पिटेंट कार्डियक स्फिंक्टर हो जाता है, बस सिंपल सी बात है दोस्तों। जो आपका कार्डियक जो स्फिंक्टर है वो कार्डियक स्फिंक्टर क्या रहेगा दोस्तों, इनकम्पिटेंट हो जाएगा, सही तरह से काम नहीं करेगा। तो इसके कारण से क्या होगा दोस्तों, स्टोमक के जो कंटेंट है वो वापस से आ जाएंगे, क्योंकि जो स्फिंक्टर है वही बैक फ्लो को क्या करता है, रोकता है। तो कार्डियक स्फिंक्टर का सही से काम नहीं करना, ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर का सही से काम नहीं करना सी फॉर चैलेंजिया कॉज करता है, सी फॉर चैलेंजिया, सी फॉर कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। तो कार्डियक स्फिंक्टर सही से काम नहीं कर रहा, तो ये जो डिसऑर्डर है दोस्तों ये होगा, ये सस्पेक्टेड किया गया है। व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव द पेरेंट, बिल्कुल सिंपल है, देखो एक कोई क्वेश्चन का दिमाग नहीं लगाना, बस आप तो मेरे को ये बताओ कि अगर आपको ये रिगर्जिटेशन को रोकना है तो आपका जो स्फिंक्टर सही से काम नहीं कर रहा, तो आप क्या काम करोगे भाई, क्या बच्चे को लेटा दोगे, अब जब भी आपने खाना दिया उसको दूध पिलाया क्या लेटा दोगे, नहीं, क्योंकि बच्चा जब खड़ा रहेगा ना तो फूड को ऐसे जाना पड़ेगा, ग्रेविटी के जस्ट ऑपोजिट जाना पड़ेगा। अगर बच्चा लेट गया तो लेटने पर दोस्तों वो फूड ऐसे जाएगा, तो वो ग्रेविटी का फायदा उठाएगा। तो हम बच्चे को किस में रखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो बच्चा है वो किस में रहे, अपराइट पोजीशन के अंदर रहे, किसमें रहे, अपराइट, स्टैंडिंग, ऐसी जो पोजीशन होती है वो पे। लेकिन 2 ही साल का बच्चा है तो उसको स्टैंडिंग में तो रख नहीं सकते, तो हम इस प्रकार से उसको लेकर बर्पिंग करवाते हैं। आपने सबने सुना हुआ होगा ये सब चीज, इस प्रकार से हम लेकर अपराइट पोजीशन में क्या करते हैं दोस्तों, बच्चे को रखते हैं, ठीक है, तो उससे फायदा मिलता है। तो पहला इसमें देखा कीप द इन्फेंट इन एन अपराइट पोजीशन,
आफ्टर फीडिंग बिल्कुल सही है, यही अभी तक इसका राइट आंसर आएगा कि इन्फेंट को अप्रैट पोजीशन में रखेंगे। सेकंड क्या है, प्रिवेंट द इन्फेंट फ्रॉम क्राइंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, भाई ज्यादा लंबे समय तक रोने मत दो, ठीक है इससे थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, दे रखा है लेकिन नेगेटिव इफेक्ट होता है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड क्या दे रखा है, कीप द इन्फेंट इन द प्रोन पोजीशन फॉलोइंग फीडिंग, बिल्कुल उल्टा दे रखा है, दो प्रॉब्लम होगी एक में नहीं। आपने अगर बच्चे को प्रोन पोजीशन में रखा तो प्रोन पोजीशन में रखने के कारण दोस्तों एक की जगह दो प्रॉब्लम होगी। एक प्रॉब्लम तो क्या होगी, रीगर्जिटेशन होगा, बच्चे को रीगर्जिटेशन होगा, और दूसरा सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होने के चांसेस क्या हो जाते हैं दोस्तों, इंक्रीज हो जाते हैं। प्रोन पोजीशन के अंदर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये चीजें तो हम दे नहीं सकते हैं। तो लास्ट के दे रखा है दोस्तों, एंश्योर दैट द इन्फेंट ड्रिंक्स ए फुल बॉटल ऑफ फॉर्मूला एट ईच फीडिंग, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चे को इतनी भूख लगे उस हिसाब से हमें फीडिंग देनी है, इस हिसाब से फीडिंग नहीं देने की भाई एक बोतल लिया और पूरी पूरी बोतल पिलानी जरूरी होती है, ठीक है। तो ये चीज भी क्या है दोस्तों, गलत है, क्योंकि ज्यादा फुल रहेगा स्टोमक तो उससे ज्यादा रिगर्जिटेशन के जो चांसेस होंगे वो और ज्यादा क्या होंगे दोस्तों, इंक्रीज होंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कीप द इन्फेंट इन एन अपराइट पोजीशन आफ्टर फीडिंग, फीडिंग के बाद में इन्फेंट को इस पोजीशन के अंदर हम, ठीक है। तो इसको लिख लो एक बार, लिखो कैस या कार्डियक स्पिंक्टर का, मतलब कार्डियक स्पिंक्टर सही से काम नहीं कर पा रहा ना, कार्डियक स्पिंक्टर का इनकम्पिटेंस है, इनकम्पिटेंस है, इसमें बच्चे को फीडिंग के बाद अपराइट पोजीशन दी जाती है, अपराइट पोजीशन दी जाती है, जो कि बैक फ्लो को कम करता है, जो कि बैक फ्लो को कम करता है, जो कि बैक फ्लो को कम करता है, बैक फ्लो को क्या कर देता है दोस्तों, कम कर देता है, ठीक है। इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ए पेरेंट्स ब्रिंग ए 9 मंथ ओल्ड इन्फेंट, एक पेरेंट्स दोस्तों 9 महीने के बच्चे को लेके आते हैं, ठीक है, कितने महीने के बच्चे को, 9 महीने के बच्चे को लेके आते हैं, कहाँ पर, पीडियाट्रिक क्लिनिक के अंदर, एंड आस्क अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फूड, मैं बच्चे को नए फूड देने हैं मुझे, ठीक है, बच्चा 9 महीने का हो गया, मैं उसको नए फूड देने, तो मैं किस प्रकार से उसको नए फूड दे सकता हूँ। तो व्हाट शुड द नर्स सजेस्ट, उसको क्या सजेस्ट करना चाहिए। पहला क्या दे रखा है, मिक्स द प्यूरिड फूड विद फॉर्मूला एंड ऑफर इट इन ए बोतल, भाई जो भी आपने किया है उसको मिक्स कर लो, प्यूरिड कर लो उसको, बिल्कुल उसको लिक्विड सा बना लो और उसको बोतल में डाल दो, ठीक है, बोतल में पानी दूध के साथ मिक्स करके फिर पिला दो। तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, 9 महीने का बच्चा हो गया तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो बच्चा है उसको आप अब स्पून फीडिंग पे लेके आओ, किस पे लेके आओ दोस्तों, स्पून फीडिंग पे लेके आओ। तो बोतल फीडिंग को हम डिस्करेज करते हैं, तो उसके बच्चे को स्पून फीडिंग के बारे में पता चलेगा, नए टेस्ट, नए टेक्सचर, इन सब चीजों के बारे में क्या करता है दोस्तों, पता चलता है। ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन क्या है, गिव द एंटायर रेगुलर फीडिंग एंड देन इंट्रोड्यूस द न्यू फूड, कि पहले क्या करो, पूरा रेगुलर फूड जितना जैसे आप पिला रहे हो वैसे पिलाते रहो और फिर नया फूड दो, ऐसा गलत हो जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि बच्चे को जो भूख है ना वो खत्म हो जाएगी, और अगर एक बार बच्चे की भूख खत्म हो गई तो आप कभी भी बच्चा जो है एक बार सेटिस्फाइड हो गया भूख से तो दूसरी नई चीज लेगा ही नहीं वो, तो आपको नई चीज लेने में क्या होगी, देने में दिक्कत होगी उसे। थर्ड क्या देखा, ऑफर ए न्यू फूड एवरी डे अंटिल वन इज एक्सेप्टेड एंड देन ऑफर इट अगेन, बस डेली एक फूड देते रहो, जैसे लगे आपको बच्चा ने ले लिया फिर दोबारा से ऑफर करो, बिल्कुल गलत है। एवरीडे नहीं करते दोस्तों, हम एक बार में सिर्फ एक ही फूड देंगे, ठीक है, एक बार में हम वंस एक एट ए टाइम एक ही फूड देंगे और उसे 4 से 5 दिन के लिए कंटिन्यू देंगे, ठीक है। अगर आप नए फूड करोगे तो बच्चों को कई बार तो कुछ फूड क्या कर जाते हैं, एलर्जी तक भी कर जाते हैं ना, इसलिए एक बार एक फूड देंगे और उसको 4 से 5 दिन तक क्या करते हैं दोस्तों, हम कंटिन्यू करते हैं, तभी तो बच्चों को आदत पड़ेगी। ऐसे नहीं कि डेली नया फूड ले लिया आपने, तो वो भी क्या है, गलत है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो बचा हुआ वही यही हो जाएगा, गिव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉर्मूला एंड देन ऑफर द न्यू फूड व्हाइल स्टिल हंग्री, भाई वही बात है, भाई बच्चे को थोड़ा सा दो, फिर बच्चा भूखा रहेगा, फिर उसको न्यू फूड दो, तो अब बच्चे की भूख स्टार्ट हो गई, स्टार्ट होने के बाद जब उसको अब नया फूड दोगे ना तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती है लेने में, ठीक है। तो लिखो इन्फेंट में जब हम न्यू फूड देना स्टार्ट करें तो सबसे पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ रेगुलर फीड दो, मतलब जो भी पीता है वो फॉर्मूला, स्मॉल अमाउंट ऑफ
रेगुलर फीड दो, रेगुलर रेगुलर फीड दो दो उसके बाद न्यू फूड दो, उसके बाद न्यू फूड दो, उसके बाद नया फूड देंगे, क्योंकि बच्चा क्या है, हैंगरी है। ठीक है, बस इतना लिखने की जरूरत है नहीं, बस तरीका बता दिया मैंने कि भाई कैसे देते हैं, तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे देते हैं। ठीक है, छोटी सी क्लास थी दोस्तों, और आगे बात डिस्कस करेंगे। तो 9 महीने के बच्चे में नया फूड देना है तो कैसे दोगे आप, भाई स्मॉल अमाउंट ऑफ है, आप दो जो भी फीड ले रहा है वो जैसे लेता है वो देंगे हम, जैसे बोतल फीडिंग करता है बोतल दे देंगे, जैसे करना वगैरह तो नहीं चाहिए, बट उसके बाद में फिर जो नई फीडिंग है दोस्तों वो हम देते हैं। ठीक है, वैसे हम कोशिश करते हैं कि जो बोतल फीडिंग उसको हम क्या करें दोस्तों, डिस्करेज करें। ठीक है, हम उसको कोशिश करते हैं कि बोतल फीडिंग को करेंगे, उसको हम क्या करवाते हैं दोस्तों, डिस्करेज करवाते हैं। 2 वीक का ओल्ड जो इन्फेंट है दोस्तों, अगर वो चैलेसिया के कारण क्या कर रहा है कि इनकम्पिटेंट कार्डियक स्फिंक्टर है, तो उसमें कौन सी पोजीशन देंगे, उसे हम अपराइट पोजीशन देंगे। कौन सी पोजीशन देंगे, उसे हम अपराइट पोजीशन क्या करते हैं दोस्तों, देते हैं। इसके बाद 9 महीने का बच्चा है, सीवियर डायपरेसिस है, तो आपको क्या करना है, रीजन क्या है, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विद एन इरिटेंट। जो इरिटेंट है दोस्तों उसके साथ क्या है, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट है, उसके कारण से ये हो रहा है। अगर बच्चे को कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है दोस्तों, ऐसे बच्चे को रिस्क रहता है किस चीज़ का, कि उस बच्चे के अंदर मेंटल जो रिटार्डेशन है वो हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। आगे अगर आपने उसको ठीक नहीं किया तो मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस क्या हो जाते हैं दोस्तों, बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था कि भाई स्पाइका कास्ट के अंदर जो बच्चे का अगर आपको हेड को एलिवेट करना है तो कैसे एलिवेट करोगे, तो रेज करेंगे हम एंटायर मैट्रेस को। ठीक है, एट द हेड ऑफ द क्रीम, पूरे मैट्रेस को क्या करते हैं दोस्तों, हम वो करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि अगर जो बच्चा है उसके अंदर आप स्पाइका कास्ट लगा दिया तो आप उसको किस चीज़ के लिए वो करोगे गाइड, तो पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए गाइड करेंगे कि भाई आप जो है वो स्पेशली डिजाइन जो कार सीट है उनका क्या करो, यूज करो। एक बच्चा है दोस्तों, उसको सीवियर डेवलपमेंटल जो डिस्प्लेजिया है, हिप स्पाइका कास्ट उसके लगा हुआ है, तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन के बारे में कैसे पता लगे, तो अगर उसको कोल्ड स्मेलिंग आ रही है दोस्तों तो हम उस चीज़ को क्या करती है, ये इंडिकेट करती है। उसका साइन क्या होता है, इसका जो साइन है दोस्तों वो एसिमेट्रिकल जो ग्लूटियल जो फोल्ड होता है वो होता है। ठीक है, अगर एसिमेट्रिकल ग्लूटियल फोल्ड है तो किस चीज़ को शो करता है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप को क्या करता है, शो करता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।